कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध कराए जाए ताकि वो पीछे न रहे। इस उद्देश्य के साथ इस मंत्रालय का गठन हुआ है और पिछले कई वर्षों में जो कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं उसके मैं बहुत ज्यादा इस समय चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पीछे का समय, इसके बारे में कई चीजें हम कह सकते हैं या कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस मंत्रालय के और मंत्रालय के माध्यम से देश के 10.5 करोड़ से अधिक देश के जनता के बारे में सोचा है, वो अपने आप में इस बात के साथ में प्रारंभ कि 10.5 करोड़ जनता, अभी आपने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है 75 सालों में जब वैसे समुदाय जिसे हम आगे पीछे आदिम जनजाति के रूप में कहते थे, अब वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया। उसकी संख्या 75 समुदायों में से 75 पीबीटीजी कम्युनिटी इस देश में है, जिसमें से अंडमान निकोबार में कई समुदाय है जो अंडमानीज के रूप में, उंगेज के रूप में, जारवाज के रूप में, सोमपेन के रूप में, ऐसे कई समुदाय हमारे जो इस भूभाग में वो जैसे गोंडा समुदाय है, बिरहोर है, असुर है, पहाड़िया है, सहारिया है, बुक्सा है, ऐसे 75 समुदाय जो शहर से कट के ही अपना जीवन देखते हैं। और मैं इसका उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहूंगा कि पहली बार उनमें से प्रतिनिधि के रूप में सभी समुदाय में से 20 लोग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के आतिथ्य में एज ए अतिथि और देश को देखे, देश को समझे, ये देश उनकी है, उसकी राजधानी है और यहाँ से उन सारी चीजों की जानकारी भी लेकर के जाए और आगे के लिए हम उनके लिए जो कर रहे हैं उसकी सूचना, वो क्या चाहते हैं उसकी जानकारी, इन सारी बातों का संवाद, उनके सांस्कृतिक विरासत को जब हम देखते हैं तो एक नैसर्गिक जीवन आज बहुत ही जिसको कहा जाए कि इसे इस रूप में कहा जाए कि दृढ़ता के साथ उसी ढंग से जो प्रकृति के साथ संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। और वो जब यहाँ पर आए तो अपने वेशभूषा में आए, अपने खान पान के साथ, अपने रहन सहन के साथ और अपने हस्तकला के साथ, अपने गीत और नृत्य के साथ। तो 75 सालों में पहला अवसर ऐसा था कि देश के राष्ट्रपति ने उनसे संवाद किया। उसके साथ साथ अध्याय जुड़ते हुए कि जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, तो सेंट्रल हॉल में वो सारे प्रतिनिधि गए जहाँ स्पीकर ने उन्हें संबोधित, वो भी पहली घटना। इसके साथ साथ अम्बेडकर भवन में, यानी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उन लोगों का संवाद हुआ कि संविधान की रचना कैसे हुई है और संविधान आपको क्या किस रूप में अधिकार देता है, या जिस संविधान को स्वीकार किया गया है, अंगीकार किया गया है, वो अंगीकार आपका कैसे हुआ है। तो मैं यहाँ से अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहूँगा, पिछले 9 वर्षों में इस सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि हम मूल रूप से इन बातों का ध्यान रखते हुए तो उनके
जीवन पद्धति के साथ, उनके ऐसे मापदंड जिससे एक सार्वभौमिक व्यवस्था को ताकत मिलती है, उसके साथ किसी तरह का हस्तक्षेप न करते हुए विकासात्मक कार्य योजना को इस दृष्टि से आगे बढ़ाए कि हम शिक्षा उन्हें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य में उन्हें पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए जागरूक है कि अपनी स्वास्थ्य की चिंता सरकार, स्वास्थ्य संस्थाएं ये तो अपने जगह में करते, वो भी उसी तरीके से ध्यान। तो मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूँगा कि अभूतपूर्व योजना शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है और उसका बहुत अच्छा परिणाम आने लगा और आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 3.5 लाख से अधिक बच्चे इस स्कूल में होंगे। 740 से अधिक विद्यालय सुदूरवर्ती क्षेत्र, यानी यूनिट हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारा ब्लॉक, और एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10-12 ब्लॉक होते हैं मिनिमम, उसके अधिक कई बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सभी ब्लॉक स्तर पर उसके पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि वो ऐसे स्थानों पर स्कूल स्टैब्लिश और बहुत जगहों में बन के तैयार हो गया है। और अब एक पार्ट जहाँ राज्य अस्थायी तौर से व्यवस्था करे और नियमित रूप से आगे बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए हमने 38,000 से अधिक शिक्षक टीचर्स की अपॉइंटमेंट की भी घोषणा की है। उसका कार्य प्रगति पर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नए टीचर अपॉइंट कर देंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन और इस विद्यालय में खासतौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हो, उनके रहने खाने की चिंता हो, उनके क्वालिटी एजुकेशन की चिंता हो और वो अपने आधार पर जो अपनी परंपराएं हैं उसको भी ना भूलें और स्थानीय भाषा के आधार पर स्थानीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेजेस है और उन लैंग्वेज में उसके एजुकेशन का अच्छा मौका है। यानी कई बार किसी के साथ संवाद करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? भाषा। तो भाषा पर हम उसके साथ कन्वर्ज कैसे करें, ये इस योजना का एक प्रमुख पक्ष है। तो ये जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कि मैं राज्यों में भी काम करके देखा है, तो केंद्र की तरफ से एक लमसम अमाउंट दे करके यह मान लिया जाता है कि हमने इसके लिए पैसा दे दिया। अब कई ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर इसकी प्राथमिकता घट जाती है, स्कूल समय पर बनता नहीं है, टीचर आते नहीं है, नामांकन हो नहीं पाता। तो कई जगह इस तरह की कठिनाई हुई। तो कहीं स्कूल बिल्डिंग तो बन गया पर वहाँ स्टूडेंट नहीं आ पाए, स्टूडेंट आए तो टीचर नहीं आ पाए। तो अब सतहीकरण करते हुए हमने पूरे देश के लिए एक नीति निर्धारण किया है और इसके लिए हमने एक जनजातीय शिक्षण संस्थान के रूप में नेस्ट स्थापित किया, जिसके मिशन डायरेक्टर बनाए, पूरे एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया है। और देश भर में जो टीचर्स के मामले में रीजनल लेवल में कोई समस्या होगी तो उसके साथ हमारा नवोदय का एक समझौता हुआ है कि वो लोकल लेवल में टीचर से रिलेटेड कोई भी मामले को उस कार्यालय से उसको देखा जाए, आगे हम नीचे स्तर तक इसको लेकर के जाए। तो यह जो एक महत्वाकांक्षी योजना प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हो रहा है, जो पहले कभी ऐसे नीतियों के साथ, ऐसे कमिटमेंट के साथ, ऐसे संकल्पित ढंग से करने की कोशिश नहीं हो पाई थी। और मुझे लगता है कि इससे क्योंकि संख्या भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी और प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो प्रत्येक विद्यालय में ब्लॉक लेवल में जो
रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें 480 से अधिक 480 स्टूडेंट्स होंगे और संख्या लगभग 3.5 लाख से अधिक हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से हम आशा करते हैं कि इसका परिणाम क्रमशः आता रहेगा। एजुकेशन में जब कंसीडर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस दृष्टि से क्योंकि जब +2 आता है उसके बाद ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पात्रता रखता है। अभी इस समय में भी हमारी उपलब्धि इस दृष्टि से है क्योंकि हमारे जो प्रमुख ऐसे तकनीकी संस्थान है, चाहे मेडिकल साइड के हो, चाहे इंजीनियरिंग साइड के हो या मैनेजमेंट साइड के, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं नामांकित होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं और मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस ट्राइबल्स का कैसे ज्यादा से ज्यादा सामने आए, ये हमारा एक फोकस है। ह्यूमन रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा हम लेकर के आए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी तरीके से हमारी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने चर्चा की पिछले दिनों राष्ट्रपति महोदय का संवाद प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोगों के साथ, उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ किया गया है कि उन गांव में जो सुदूरवर्ती गांव में कम्युनिकेशन के दृष्टि से, लॉजिस्टिक के दृष्टि से, एजुकेशन के दृष्टि से, उनके जो मौलिक सुविधाओं के दृष्टि से, चाहे पानी की हो, चाहे घर का हो, चाहे ऐसे जो भी इस तरह की कनेक्टिविटी की हो, सारी चीजों की सुविधा उनके गांव तक पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ आगामी 3 वर्षों में उन गांव तक पहुंचाने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो यह भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये पहली बार हुआ है जिसमें टारगेट किया गया है कि वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसके लिए एक अलग से योजना बनाएंगे। कई बार और पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि एक जनरल वे में ट्राइबल अफेयर्स का, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बजट बनते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में रिसर्च के लिए प्रोग्राम्स बनाए। लेकिन अब फोकस एरिया इसको बनाया गया है कि इसके माध्यम से हम उसके जीवन के बदलाव को देखें और सीधे तरीके से उसको डेटाबेस बनाकर प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाए, प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग का उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स, और ये इस तरह की योजना इसके पहले कभी नहीं बनी थी जिसमें वो सारी सुविधाएं, यानी एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उसके जो जीवन पद्धति है, उसकी जो जीवन संस्कृति है, उन सारी चीजों को उभारते हुए हम दुनिया के सामने भी लाना चाहते हैं कि कितने गरिमापूर्ण तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने के बाद भी वो अपना खुशहाली का इजहार करता है। लेकिन अब उनको बेहतर एजुकेशन, बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा के, अभी यहाँ पर भी जब आए थे लोगों ने बहुत सारे लोगों को क्योंकि ये राज्य स्तर पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत के कार्ड के मामले में मैं सारे लोगों को कहा कि सारे आयुष्मान भारत के कार्ड बनाकर उनको दिए जाए ताकि वो सुविधाएं वहाँ स्थानीय स्तर पर ले सके। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम एक तरीके से इस बात को दिखाता है कि हम सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि हम डेवलपमेंट की बात और डेवलपमेंट की योजना को हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जिसे राजनीतिक दृष्टि से कैसे हम चीजों को देखें, बल्कि जो
शायद सुदूरवर्ती क्षेत्र में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही तरीके से भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर पाता है, लेकिन इसके बावजूद उनको वो सारी सुविधाएं पहुंचाना डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला कर्तव्य है और उसको हम इस योजना के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जिसको ट्राइबल एरिया के रूप में कहा गया है, ट्राइबल एरिया के लिए आर्टिकल 275(1) के स्कीम्स जिसमें हम राज्य सरकारों को, और इस बार हमने ये योजना को ज्यादा महत्व दिया है, जिसमें कहा है कि राज्य एक स्पेशल प्लानिंग सेल फॉर ट्राइबल, स्पेशल मॉनिटरिंग सेल फॉर ट्राइबल और स्पेशल होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने वाले टीम बनाए और उसको राज्य में प्लान बनाने के बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से वो इस पर चर्चा की कि प्लान में मिसमैच ना हो, जनरल प्लान के साथ मिसमैच ना हो, जिससे कि हम राज्य के बजट तो बनाते हैं पर उन क्षेत्रों को हम उतना रेखांकित या पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जनरल बजट के साथ वो सारी चीजें जब हम उसको इवेलुएट करते हैं तो वो हमें अच्छा परिणाम नहीं देता। तो उसके एक्सपेंडिचर को, उसके आउटकम्स को और उसके प्लानिंग को खास तौर से, और इसके लिए भारत सरकार सभी राज्यों को कहा है ये आप अपना तैयार करिए। उसके लिए हम जो उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है, क्योंकि एग्जीक्यूशन का अधिकतर दायित्व राज्यों को होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए हम प्लानिंग लेवल में कुछ चीजों को देखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल में राज्य को ये ध्यान में रखते हुए करना है कि उसका आउटकम अच्छा कैसे है। तो जहां हम ऐसे मामलों को यहाँ से अच्छा परिणाम आए इसका प्रयत्न करते हुए आर्टिकल 275(1) में राशि आवंटित करते हैं, वहीं राज्यों की जिम्मेदारी भी इस बात के लिए और अधिक बढ़े, उसको जो पीछे से सपोर्ट चाहिए उसके लिए भारत सरकार ने योजना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से जो आधारभूत संरचना के जो गैप्स हैं और कई स्थानों पर अगर डिटेल्स में योजनाओं के साथ अगर चाहेंगे तो उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन मूलतः जो उद्देश्य है हमारा उसको हमने यहाँ पर उद्धृत किया। इसके साथ साथ ही हमने एक 36,000 गांवों को, क्योंकि लगभग 1,25,000 गांव इस देश में ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज है, जिसके प्रतिशत कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो लेकिन उसमें से जो 50% एंड एबव या कहीं 90% भी है, 80% भी है, कहीं 100% भी है, ऐसे विलेजेस जितने हैं वैसे 36,000 गाँव को हमने सेलेक्ट किया है और उसमें हमने कहा है कि आधे आदर्श ग्राम, जिसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस गांव की जो विशेषताएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएं, आधारभूत संरचना के माध्यम से उनको वहाँ पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और जितने हमारे मंत्रालय यानी सरकार के जो मंत्रालय है उन मंत्रालयों के सारे कार्यक्रमों को इन गांव में प्रमुखता के साथ किया जाए, ताकि मॉडल विलेज सही रूप में स्थापित हो। और इसमें बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, अच्छा परिणाम आ रहा है और इसके डेटा भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि सोशल ऑडिट को ज्यादा महत्व कैसे दिया, कि गांव के लोग जिस कार्य को गांव के लिए किया जा रहा है कि गांव के लोग उस योजना को ऑनरशिप लेते हुए इसका लाभ हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है या कैसे मिल सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए भी इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी तरीके से गांव की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको पिछले दिनों कई बार हम सबने चर्चा किया है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम लोगों ने ये
टाइटल्स का कम्युनिटी फॉरेस्ट पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है कि कम्युनिटी राइट्स गांव के लोगों को अधिक से अधिक कैसे मिले, जिससे वो वन का प्रबंधन, वन का संरक्षण, वन का संवर्धन और वनोपज का उपयोग वह अपने जो ट्राइबल इकोनॉमिक्स है उसके आधार पर और इन्हांस कैसे बढ़ा सकते, और उसका एक सपोर्ट जहाँ कम्युनिटी राइट्स गांव के लोगों को अधिक से अधिक हो, वहीं इसके साथ साथ ये सुनिश्चित हो कि ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइफेड जैसे संस्थाओं के माध्यम से वहाँ वैल्यू एडिशन कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। तो व्यक्तिगत में भी अगर देखा जाए या सामुदायिक वन पट्टा में भी देखा जाए तो लगभग 1,02,000 सामुदायिक वन अधिकार गांव को दिया गया है। तो और भी कई गांव है जिसमें ये काम चल रहा है, डिफरेंट स्टेजेस में है। जब हमारे पदाधिकारी जाते हैं, राज्यों के साथ संवाद करते हैं और हम समय समय पर राज्यों को स्मारित करते हुए कहते हैं कि यह कानून इसलिए बनाया गया है कि जंगल में रहने वाले लोग और जंगल दोनों, जंगल क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल जंगल के बगैर नहीं रह सकते, तो जंगल के बगैर पर्यावरण भी नहीं रह सकता। तो पर्यावरण के बुनियाद में बैठे हुए लोगों का संरक्षण संवर्धन और जंगल का संरक्षण संवर्धन इस कानून का मूल उद्देश्य है। इसको पूरा करना चाहिए और इसी कड़ी में 1,02,000 समुदाय पट्टा दिया गया। तो वनाधिकार के माध्यम से 21,47,000 इंडिविजुअल पट्टा जो व्यक्ति या परिवार को दिया जाता है वो भी दिया गया। वो अब उसकी संख्या अब 21,37,000 से 21,99,000 हो। तो इस तरीके से हमारा ये सारे कार्यक्रम इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है और उसके तहत परिणाम बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो रहा है। इसी के साथ जोड़ करके हमने इस सरकार में 9 वर्षों के कालखंड में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से ट्राइफेड और बंधन केंद्र इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम विशेष तौर से दिए गए। जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ के जो मध्य भारत है, वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है, उसमें ये योजना अच्छे ढंग से लागू हो और बहुत सारे आर्टिजन्स को इसमें प्रमोट किया जा रहा है और उनके उत्पादों को बाजार दिया जा रहा है और उससे बहुत अच्छा परिणाम आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के आदि आदर्श जो महोत्सव है उस महोत्सव में गए थे और उस महोत्सव में हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट और उसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से एक बाजार बन रहा है ट्राइबल उत्पाद। कई और मार्केट ई मार्केट प्लेस भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन सारी चीजों को कैसे आगे बढ़ाएं इसकी भी कोशिश हो रही है। तो इसके पीछे उद्देश्य है कि हर गांव को वनोपज, जहाँ जंगल है, वनोपज के साथ उसकी उत्पादकता बढ़े, देशज हुनर बढ़े और देशज हुनर को ज्यादा महत्व मिले। बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो आदि काल से लोग ट्रेडिशनल तरीके से बनाते आ रहे हैं और वो बहुत ही अधिक डिमांड भी है और बहुत ही लावण्य भी है, बहुत अच्छा भी है। तो उसका कोशिश किया जा रहा है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। एक जो इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूँगा, कई बार कई राज्यों में और लगातार बातचीत के क्रम में या क्योंकि राज्य में काम करने का अनुभव है, इसलिए स्कॉलरशिप बांटने में बहुत कठिनाई है। कैंप लगाइए, ब्लॉक लेवल पे दीजिए, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया और लगभग 30 लाख से अधिक बच्चों को डीबीटी के माध्यम से
दिया जा रहा है। और अब इस तरह की घटनाएं कि हमने राज्य को आवंटन दे दिया, वो बटा नहीं है, पेंडिंग है, इस तरह की बातें नहीं आती है। और सामने में एक अच्छा अनुभव आता है। और डिजिटल लेवल पे इस मंत्रालय ने ऐसे कई चीजों को आगे बढ़ाया है जिससे ट्रांसपेरेंसी आई है और लोगों को सुगम तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हम इन सारे चीजों को देखें और इसके साथ साथ हम इस बात को अगर देखें कि पिछले 9 वर्षों में बजट प्रोविजंस कैसे हुए, तो आज आपको ये देखने में लगेगा कि तब की और धारणाओं में काफी बदलाव है और बजट इनहांस बड़े पैमाने पर। एक कि हमारे मंत्रालय के और दूसरे कि हमारे सभी मंत्रालयों को मिलाकर के फोकस एरिया हर मिनिस्ट्री कैसे रखेगा, इसको एसटीसी के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी मंत्रालय वैसे क्षेत्रों में सही तरीके से खर्च करे और उसका लाभ मिले। 13-14 में 4000 करोड़ के लगभग बजट प्रोविजन होता था, लेकिन इस समय में देखें तो 12,461 करोड़ का बजट प्रोविजन किया गया। पूरे एसटीसी को मिला करके अगर आप देखें तो पहले 24,000 करोड़ होता था, अभी 1,19,000 करोड़ बजट प्रोविजन हुआ है। तो कुल मिलाकर के राज्यों के साथ संवाद स्थापित करते हुए, उनके मौलिक बातों का ध्यान रखते हुए लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि नीचे तक पहुंचाने में हम कामयाबी हासिल करें और उपलब्धियां पिछले 9 वर्षों में अच्छे ढंग से हमें मिली है। आगे निरंतर ये जारी है, क्योंकि अगर एक उदाहरण दूं इस तरीके से कि पहले जो वनोपज है उसका अगर आप देखें तो लगभग 15 से कम उसकी संख्या थी वनोपज जिसमें सपोज प्राइस, लेकिन आज उनकी संख्या 87 हो गई। 87 ऐसे आइटम को हमने चिन्हित किया है कि जिसमें वनोपज पर सपोर्ट प्राइस में। तो इस ढंग से सरकार ने कोशिश किया है कि हम जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसकी प्राथमिकता इस ढंग से हो ताकि उसकी कमियों को जो पिछले कई वर्षों का अध्ययन रहा है उसे हम दूर कर सके। हमारी जो हेल्थ के लिए जो कार्यक्रम 7 करोड़ लोगों का डेटा बनाने का, क्योंकि मध्य भारत में खास कर कुछ इस तरह की समस्याएं जो अनजान है ट्राइबलों से, उस समस्या का समाधान करने के लिए अनजान होने के कारण ट्राइबल बिल्कुल उससे कटा हुआ है। वो उनके परिवार में ट्रांसफॉर्म तो कर देता है पर सोल्यूशन नहीं। बीमारी तो बढ़ती है पर उसका समाधान नहीं। इसको समूल नष्ट करना है, खत्म करना है। इस उद्देश्य के साथ मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम को, क्योंकि इसमें 7 करोड़ लोगों का हेल्थ प्रोफाइल, डेटा प्रोफाइल, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम इस प्रोग्राम के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री देश को आह्वान करेंगे, जिसमें सबकी और खास करके ट्राइबल को कैसे इस तरीके से उसके प्रोफाइल को बनाते हुए इसका फर्दर काउंसलिंग करते हुए और ट्रीटमेंट की सही सुविधा हर पीएचसी लेवल तक जो आवश्यकता है वो दवा उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित करें। और ये डेटा ऐसा डेटा बनेगा जिसमें किसी भी अस्पताल में अगर वो जाते हैं तो उसके प्रोफाइल दिख जाएंगे कि आगे की मेडिटेशन क्या चल रही है, किस तरह की स्थिति है, उसकी बॉडी केमिस्ट्री क्या है, किस तरह का ये, तो होने वाली घटनाओं में को बचाया जा सकता है। किसी भी तरह के ऐसे अकस्मात होने वाली घटना से बच सकता है। जो दवा में इंफेक्शन होता है, कई बार एलर्जी होती है या जो रिएक्शन होता है, उससे लोगों को बचाया जा सकता है। तो एक प्रोग्राम
सिकल्स एनीमिया का प्रोग्राम, जिसमें हेमोग्लोबिन बहुत कम होती है शरीर में, और जिसके कारण वो थोड़ा सा बीमारू हो जाता है, उसमें कमजोरी रहती है। तो यह सारी चीजों को इस सरकार ने प्राथमिकता के साथ तय किया है और कोशिश ये किया है कि इस योजना को हम हर तबके को लेकर के उन तक पहुंचे, जिससे वो आप सबको स्मरण है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से एक के जो लीजेंड, ट्राइबल लीजेंड के रूप में भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में गौरव से मनाने का फैसला किया है और देश मना रहा है। पिछले बार 7 करोड़ से अधिक लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। अब इस कार्यक्रम को आगे भी इसी तरीके से बढ़ाते हुए ट्राइबल प्राइड को हम कैसे जन जन तक पहुंचाए, तो वही उनके इतिहास को, उसके फ्रीडम मूवमेंट हो या डिफरेंट शासन के दौर से, शासकों के दौर से गुजरते हुए ट्राइबल ने किस तरीके से अपने अस्तित्व के लिए, असीमता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाई के इतिहास को 2017-18 से लगभग 10 राज्यों में संग्रहालय बनाया गया है। कई पूरे हुए, कई जगह काम कर रहे हैं और ये आगे भी इस तरह के म्यूजियम जो उसके हिस्ट्री को, उसके ऐसी चीजों को जो देश नहीं जानता है उसको आगे लेकर के आए और देश भी देखे और वो कम्युनिटी भी अपने आप को प्राइड फील करे। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है और बहुत अच्छा परिणाम पिछले 9 वर्षों का रहा है। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए निरंतर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने 2047 का एक लक्ष्य है। जैसे सिकल्स के मामले में 2047 तक एलिमिनेट करना है। इस दृष्टि से पर एनम हमारा क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, इसको हमने सुनिश्चित किया है। आपको कोई विषय पूछना? Transformational initiative for Mr. President. So we move on to the question and answer section. फिर आप एक प्रश्न तो आप अपना नाम present करें। सर अंबिका एंजल से मेरा सवाल ये इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बता सकें। पीवीटीजे प्रोग्राम है उसमें क्या होगा और इंडेक्सिंग जो आप बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंडेक्सिंग ऑफ फैसिलिटीज जो तक पहुंचे, डेवलपमेंट नीड्स, तो वो अगर आप थोड़ा डिटेल्स दें। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास का जो पद्धति होता है वो मानव विकास सूचकांक होता है। मानव विकास सूचकांक तो ओवरऑल बहुत सारी चीजों को तो एक सेंसस डेटा के माध्यम से कुछ निकालते हैं, कुछ सैंपल सर्वे करते हैं, उसके बाद पीवीटीजे में स्पेशल प्रोग्राम हम इस मामले में करना चाहते हैं और वो कार्य योजना में हमारा है। ये जो 50,000 का जो हमने प्लान बनाया है, इस प्लान में इस बात को कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है, वो अपने गांव के ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में किस तरीके से हो रहा है, सुविधाएं किस तरीके से पहुंच रही है और उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ इकोनॉमिक गतिविधियां कैसे बढ़ रही है कि जो उनके देशज हुनर को आगे बढ़ा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति का मानक। कब तक बनेगा सर? ये जब कार्यक्रम शुरू हो रहा है अभी और कार्यक्रम ये दोनों साथ साथ चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो बहुत सारे जगहों में वो सुविधाएं पहुंची है, बहुत सारे जगह में नहीं पहुंची, तो उसको उसी ढंग से आगामी दिनों में हम उसको बना करके डेटाबेस, क्योंकि ये डिजिटल युग है तो इसमें हमें ये काम उनके लिए तो स्पेशल करता है। ऐसे जंगल में होता है तो एक जंगल सेपरेट में होता है, लेकिन हम फोकस करते हैं। तो एक सेपरेट पोर्टल होगा सर जिसपे पीवीटीजे का डेटा होगा। नहीं, ये तो प्रोग्राम का तो डेटा बनेगा नहीं पूरा। बिल्कुल मेरा सवाल है, मैं मंत्री हूँ, मेरा सवाल है
कि आपने कहा जो राष्ट्रपति से जो ट्राइब्स मिलने के लिए आई थी ट्राइब्स, उसमें अंडमान की भी कुछ जनजातियां थी, तो अंडमान की क्या वो जनजातियां भी थी जो अभी तक हाथ से पूरी तरह से कटी नहीं है, और क्या वो लोग उनके प्रतिनिधि भी आए थे? हमारे लगभग सभी प्रतिनिधि आए थे, तो उनको कैसे तैयार किया गया, कैसे तैयार जहाँ पर अप्रोच नहीं मिलता है वो एक टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल अलग डीप जो है, वो आइलैंड बिल्कुल अलग है। वहाँ बाहर के लोगों के साथ उनका संपर्क ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्रोविडेड एरिया के रूप में रहता है। उसको छोड़ करके बाकी लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा कॉन्ट है। और अब आगे हम लोग आपको दिखाएंगे कि जैसे जारवा के बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद कैसे पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको देखने को बात नहीं। सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, समाज न्यूज़। आपने पढ़ाई लिखाई की बात की कि उन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है जो ट्राइबल एरिया है, और उनको उच्चतर शिक्षा के लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है। अब जैसे IAS या IPS वगैरह का एग्जाम है, जो बड़े हाई-फाई एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर्स भी आपके डिपार्टमेंट का, जैसे अदर SC देखिए राज्य सरकारों को लगातार हम इसके लिए आर्टिकल 375 हम पैसे देते हैं कि आप इसका स्पेशल कोचिंग जिस लेवल का कोचिंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लगातार लोग प्रोमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सेंटर हमारा यहाँ पर खोलने से ज्यादा जिस एरिया के, क्योंकि दिल्ली में तो स्टूडेंट कम है नहीं है, तो वो स्टेट के साथ मिल करके करेंगे तभी ठीक होगा। तो कुछ जगह में कुछ स्टेट कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उसको जो सुविधा चाहिए वो हम करते हैं। सर अभिनय लक्ष्मण गढ़ हिंदू से दो सवाल है। एक FRA पे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे ऐसा भी बहुत सारे स्टेट ड्यूटीज हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड FRA इम्प्लीमेंटेशन 0 है। एक भी फॉरेस्ट राइट क्लेम अभी तक ना ही रिसीव हुआ है, ना ही प्रोसेस हुआ है, ना ही ग्रांट हुआ है। उसके बारे में आपको अलग से आप आइएगा बताएंगे। देखिए अंडमान निकोबार का फॉरेस्ट उस तरह से नहीं है जैसे बाकी जगह, तो वहाँ पर ऐसा क्लेम आएगा क्योंकि उसकी कम्युनिटी ओनरशिप में, जैसे सर ने बताया, वो एक तरह से सारा फॉरेस्ट ही उनका है। वहाँ पर क्लेम लेना, किसी को क्लेम लेना, उस तरह की कोई बात है नहीं। बाकी बहुत से राज्य जो है वहाँ से आ रहा है, जहाँ जब से नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं पर कम्युनिटी ओनरशिप वाली बात है, तो वहाँ से फिर क्लेम आने वाली, इंडिविजुअल क्लेम आने की बात नहीं, उसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन है। अगर आप अलग से आइएगा अपना सेकंड सवाल सर, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करने का एक प्रपोजल कैबिनेट में भी था, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही थी, बट वो होल्ड पे है, अभी कुछ अपडेट नहीं है उसमें। जस्ट वांटेड टू आस्क सर, गवर्नमेंट क्या ये गवर्नमेंट करेंट एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया से सैटिस्फाइड है या उसको चेंज करने का कोई प्रोसेस या प्लान अंडर वे है? देखिए ऐसा है कि बेसिक चीजें तो उसकी नहीं बदली, क्योंकि जो ट्राइबल के मामले में कहा गया है कि वो बाई कैरेक्टर डिफाइन किया, उसको तो नहीं बदला जा सकता। जो बाई कैरेक्टर है, जो एथनिक कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनको ट्राइबल का स्टेटस मिलता है, तो उसमें उस तरीके से कोई बदलाव की बातें नहीं। लेकिन सामान्य तौर से कई बार कुछ स्थानों में थोड़ा सा बदलाव हो जाने के बाद में लोग इस तरह की बातें कहते हैं। जैसे कुछ स्थान पर है कि एक पहाड़ में रहते थे तो थोड़ा सा नीचे आ गए, तो उसके बारे में ये ध्यान में रखना कि वो पहाड़ में रहते थे कि नहीं रहते। ये सारी चीजें रिसर्च का काम है, और रिसर्च के माध्यम से जो बातें सामने आती है उस पर लोग ध्यान देते हैं, और कैरेक्टर में कोई विशेष चेंजेस की बात नहीं है, क्योंकि वो बाई प्रोफेशन तो नहीं है, बाई कैरेक्टर है। सर बिकॉज तो वो जंगल के अंदर क्यों? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जैसे प्रिमिटिवनेस कहा जाता है या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है। प्रिमिटिवनेस तो सब्जेक्टिव टर्म्स है ना, मतलब किस लेवल पे आप प्रिमिटिवनेस ढूंढ रहे हैं एक कम्युनिटी में उनको डिफाइन करने के लिए, या आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कुछ एक ट्राइब कम्युनिटी ऐसा हो सकती है जो ट्राइबल है, 100 साल पहले वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड थी, लेकिन अभी शायद वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है, तो उनका एथनिसिटी का बदल जाए। 100 साल पहले नहीं, 1931 के पहले, 1931 के पहले ब्रिटिश रूल के समय में ही बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करते हुए एक फाइनल लिस्ट
उस लिस्ट के आधार पर 41 में वो प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ। 1951 में यानी 50s में उस लिस्ट के ऊपर में इस बात को ध्यान में रखते हुए नोटिफाई किया गया कि जो 31 में बेंचमार्क बना था उसके अनुसार इसको किया। उसमें से कुछ कम्युनिटी का 2000 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बात सामने आई कि यदि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो ये अधिकार लोकसभा को यानी पार्लियामेंट को है कि इसमें कोई भी चेंजेस अगर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक को भी सुधार करना है, तो आर्टिकल 342 के आधार पर इसको पार्लियामेंट ही देता है। तो हम जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड या ऐसी चीजें जो एथनिक कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, अब जैसे 100 साल पहले हो या 50 साल पहले, 75 साल पहले जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बने उस समय उसकी क्या कंडीशन थी कि वो कहीं बताया कि स्पेलिंग मेरा ये है, उस जगह मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसी चीजें रिसर्च करके जब आती है तब उस पर हम लास्ट सवाल सूची पे आपको आगे कि 1931 पे जो सूची फाइनलाइज हुआ है, आरजीआई रिकॉर्ड चेक करती है, उसके बेसिस पे डिसाइड करती है कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं। ये असम्पशन है कि 1932 में मैं आपको बता दूं कि उसके बाद 1962 में लोकुर कमेटी बनी। लोकुर कमेटी ने मापदंड को डिफाइन किया। उसके बाद में एक ऐसे चीजों का जिसमें देखा कि कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ना चाहिए, वो उस समय और एक पैरामीटर को क्लियरली डिफाइन किया कि ये सारे मापदंड होंगे तभी वो इसके हकदार होंगे। फैसला लोकसभा करेगी। संपादक कि अंग्रेजों का जो चिंतन था वो कुछ अलग था, आजादी के बाद जो पहले सत्ता में है उनका चिंतन कुछ अलग था। अभी वर्तमान जो चिंतन है, इस प्रकार से जब चिंतन बदलने के साथ साथ ये जो अब उसकी डेफिनेशन और वो ये सारा फिर उसको भी अब नए ढंग से क्या बता सकते हैं। मैंने तो आपको बताया कि वो लोग कैरेक्टर बेस्ड है, उसी के अनुसार सीधे होती है। केवल उसमें केवल चिंतन क्या होता है? चिंतन तो हर आदमी करते रहता है। नहीं, अंग्रेजों का जो था वो अंग्रेज था, वो भारत के एक अलग दृष्टि से के ऊपर ये कहा गया था कि पॉपुलेशन आप लोगों को पता नहीं है, हाउ विल यू फ्रेम द एंटायर नेशन। So have the states written back to you as to what exactly the देखिए population 2011 सेंसस के ऊपर में हमने रिसर्च किया। 2011 सेंसस में बहुत सारे राज्यों के प्रिमिटिव ट्राइब्स में स्टैग्नेंट पॉपुलेशन दिखाई गई। उसके बाद कुछ का थोड़ा डाउन भी दिखाया गया। तो सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को पर्सनल तरीके से हमने पत्र लिखा है कि इन कम्युनिटी के बारे में आप इसमें सब फोकस दे करके रिसर्च भी कराइए और इसके लिए प्रपोजल भी भेजिए कि अगर भारत सरकार से कोई ऐसा आपको चाहिए जिसमें हम कर सकते हैं तो वो भी हमें सर कोई आंकड़े आए do we have the exact we have figures and we have been whatever figures have been collected so far, we are cross-checking with the states. There may be some changes also, but we are estimating that the number is around 28 lakhs of all PVTs. But we are cross-checking these figures with other states also, because in this census every community, small community, might not have been enumerated. So that is the issue. But it will not be a very wide difference. We are checking with this database with all these states. So they have specifically pointed out Andamans because they said that we अंडमान में तो कोई इशू नहीं, अंडमान का तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास है, मतलब एस्टिमेटेड फिगर्स गिवन बाय द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। Is it possible to share with the state wise because आपको दे देंगे। अंडमान का बहुत छोटा नंबर है पीवीटीसी का, निकोबारीज आर नॉट पीवीटीसी, अदर्स आर 50, 100, 200 लाइक दैट। बड़ा जो स्टेट है पीवीटीसी का तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वो सब तो वहाँ पे हमारा ज्यादा है। मंत्री जी दैनिक जागरण से ऐसा मेरा सवाल है, सिर्फ ये कि हम 9 साल से बहुत काम किए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स पे बहुत ध्यान भी दिया है, तो हमारे पास कोई ऐसा भी डेटा होगा कि
कि शिक्षा में हम इस परसेंटेज पर थे, अब इतना बढ़ गए और इस एरिया में इतना बढ़ा। हायर एजुकेशन में हमारे इतने चले गए हैं बच्चे, हमारे जो पढ़ते ही नहीं थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। ऐसे हमारे पास स्वास्थ्य का डेटा होगा कि स्वास्थ्य में हम इतनी आगे बढ़े और इतनी का हमने आंकड़े तैयार करेंगे। तो जो हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है हमारे ट्राइबल्स के, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है शिक्षा में, हेल्थ में, रहन सहन में, उनके जीवन स्तर में, वो आंकड़े और वो जितने प्रोग्राम्स है वो तो निश्चित रूप से एक डेटा आपको दे देंगे। सर एक इससे रिलेटेड है सर, जैसे नेतरहाट का स्कूल है, उस जैसे कोई स्कूल बनाए हैं क्योंकि नेतरहाट को ऐसे कोई दिखाने चाहिए। एक अलग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को अगर आप देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने मिनिमम 15 एकड़ लैंड की व्यवस्था राज्य सरकारों से करने के लिए और कई राज्यों ने बहुत अच्छा लगा। उसमें 4 ग्राउंड बनाए खेल के और टीचर्स वहीं रहेंगे, स्टूडेंट्स वहीं रहेंगे, सारी सुविधाएं कैंपस के अंदर ही। सर मैं गई हुई हूँ नेतरहाट, होटल मैंने कवर किया अपना ट्राइबल का। मैं कह रही हूँ ऐसे कोई स्कूल और बनाए हैं जो पिछले 9 साल में आप दिखा सके कि हमने नेतरहाट जैसे स्कूल बनाए। मैंने आपको बताया ना कि अलग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उसी तर्ज पर बन रहा है, लेकिन आपको नेतरहाट की तरह बनाना मुश्किल है क्योंकि 1200 एकड़ का कैंपस। 1200 एकड़ नाम सुनने से दिल्ली वाला तो घबरा जाएगा। मंत्री जी एक सवाल मेरा है, कई राज्यों से ऐसी खबरें, मंत्री जी कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंकड़े को क्या हमको मिल पाएंगे, जो जीवन स्तर का डिफाइन करते हैं। बोल दीजिए। IFHS 5 में वो जो डेटा है जिसमें IMR में NMR में एस्टिमेट इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारा आंकड़ा है आपको। मुंडा जी एक सवाल मेरा है कि जो खासतौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, कई राज्यों में पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि फोर्सफुली या लालच देकर धन परिवर्तन होता है, खासतौर से छत्तीसगढ़ से फिर ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको लेकर सजग है या कोई जानकारी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पिछले कई 3-4 साल से चर्चेज बने हैं और खासतौर से ट्राइबल इलाके को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता अपने स्थान पर, ट्राइबल करेक्टर के आधार पर जिस तरीके से काम करना चाहिए भारत सरकार उस पर काम करे, पर राज्यों को इस बारे में ज्यादा चिंता करना चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें। मंत्री जी 15,000 करोड़ रुपए की जो आपने जो प्लान किए हैं, 15,000 करोड़ रुपए का जो अभी प्लान किए हैं, वो कितने दिन के लिए, आगे कितने? 3 साल। तो यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यू आर आस्किंग मोर मनी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। नहीं, और कहाँ से आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी मांग रहा है कि बाद में मांगेंगे। From the budget of the government, it will be provided 15,000 crore over the next 3 years. So we can say 5,000 crore per annum will be the budget. सर इसी से जुड़ा एक क्लैरिफिकेशन देखिए, ये जो आपने कहा था कि 15,000 करोड़ जो 75 किलोमीटर, उसके अलावा वनरेबल का वो नंबर कुछ ज्यादा बन जाएगा टोटल नंबर या 75 है? 75 तो जो कैटेगरी का नाम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज अराउंड 28 लाख, वो थोड़ा बढ़ जाए घट जाए वो चेक करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। ग्रुप्स कितने? ग्रुप्स का 75 है, वो 75 एनुमरेटेड 30 है। मेरा एक सवाल है सर, SPC से रिलेटेड जो आपको पूरा इशू था अबाउट नोशनल एक्सपेंडिचर अंडर द टॉकिंग अबाउट द एलोकेशन टू मिनिस्ट्री, तो जो पूरा आप लोगों का इशू था that वो नोशनल एक्सपेंडिचर होता था, and that is why some ministries had requested that they be taken away from this and not be given responsibility for spending on ST. तो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आप लोगों का प्लान है as to how many ministries will be there and how आदि आदर्श ग्राम योजना का संकल्पना ही उसी उद्देश्य के साथ है कि हम सारे मंत्रालयों के ऐसे कार्य योजना को जो 3 पॉइंट तरीके से उस स्थान पर पहुंचा सके। इसके लिए स्पेशल 36,000 विलेजेस आप जो बीच में वो देखिए, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और नीति आयोग इस चीज का हर साल वो देखते रहते हैं। वी आर इन टच विद
फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड नीति आयोग भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर और जो आप कह रही है जहाँ जहाँ पर उस तरह का एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है वैसे मिनिस्ट्री को ड्रॉप करना और नए मिनिस्ट्री को जोड़ना। जैसे कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री पहले था नहीं, इस साल हमने उसको भी जोड़ा। तो वैसे ही 2 मिनिस्ट्री हम लोगों ने इस वक्त कौन से अच्छा, तो कोल और माइंस में दिखा कि उसको हम लोग ड्रॉप करने का ये कह रहे हैं, उनको ड्रॉप करने, लेकिन उनका तो बहुत सिग्निफिकेंट एलोकेशन है भी, सिग्निफिकेंट एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उस तरह के मिनिस्ट्री में जहाँ से हमारा एक्सपेंडिचर ठीक हो रहा है वहाँ मुश्किल एक्सपेंडिचर की बात की है। मणिपुर में तो समय चल रहा है, जो चल रही है अलग मणिपुर के बारे में आपका क्या? मणिपुर के बारे में जब समय